चलिए देखते हैं आज अपन संगठन में क्रियात्मक संगठन या कार्यात्मक संगठन की विशेषताएं। क्रियात्मक संगठन या कार्यात्मक संगठन की विशेषताएं। तो क्रियात्मक संगठन के बारे में हम जान चुके थे कि क्रियात्मक संगठन के अंतर्गत प्रत्येक विभाग में कार्य क्षेत्र को इस प्रकार से बांट दिया जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षेत्र में कम से कम कार्य करना पड़े, इसलिए इस क्रियात्मक क्षेत्र को अपनाया जाता। अब देखते हैं अपन इस क्रियात्मक क्षेत्र की विशेषता क्या है। पहली विशेषता है प्रत्येक कार्य का विभाजन भिन्न भिन्न विभागों में किया जाता है। हर कार्य का विभाजन कंपनी में जितने भी कार्य होते हैं एक ही जगह काम नहीं होता है। उदाहरण के लिए साइकिल बनता है तो साइकिल में जितने पुर्जे हैं उस पुर्जे के लिए अलग अलग विभाग का निर्माण किया जाता है। एक विभाग हैंडल बनाएगा, एक विभाग रिंग बनाएगा, एक विभाग चेन बनाएगा, एक विभाग मोडगार्ड बनाएगा और एक विभाग जो है सारी चीज़ों को इकट्ठा कर कर साइकिल का रूप देकर खड़ा करेगा। तो प्रत्येक विभाग में कार्यों को बांट दिया गया है और प्रत्येक विभाग वाले अपने ही काम को करेंगे, दूसरे विभाग वाले काम को नहीं करेंगे। तो प्रत्येक विभाग में कार्यों को बांटने के कारण सबका कार्य आसान हो जाता है, दूसरे का उसको कोई टेंशन वहाँ पर नहीं रहता। रिंग बन रहा है कि नहीं, वो अपना हैंडल बना रहा है, और रिंग वाले को ये टेंशन नहीं रहता कि हैंडल बन रहा है कि नहीं, मुझे तो रिंग बनाना है। और सबको समान मात्रा दे दी जाती है कि दिन भर में आपको आज 10-10 पुर्जे का निर्माण करना है। और फिर जो अगला विभाग होता है उसको आदेश जारी किया गया होता है कि तुमको पूरे पुर्जों को एकत्रित करके 10 साइकिल का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से कार्यों का विभाजन करने के कारण सब अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं और कार्य हमारे एकदम आसानी के साथ संपन्न हो जाता है और व्यक्ति को दूसरे कार्य की किसी प्रकार से कोई भी चिंता वहाँ पर नहीं रहती है। आगे बात समझ में। फिर कहा गया यहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र में एक विशेषज्ञ होता है। जिन विभागों में काम बांटा गया है 10 कर्मचारी हैं, 10 कर्मचारी के ऊपर एक विशेषज्ञ होगा जो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों का मार्गदर्शन करेगा, उनको बताएगा काम कैसे करना है, आदेश जारी करेगा, निर्देश जारी करेगा और जितने भी कर्मचारी हैं वहाँ पर उसके आदेश और निर्देश के हिसाब से ही काम करते हैं, अपने मन से कोई भी काम नहीं करते हैं। यही बस में तो जितने भी कर्मचारी हैं उस विशेषज्ञ के आदेश का ही पालन करते हैं, अपने मन से कोई भी निर्णय वहाँ पर नहीं लेता। कौन नहीं लेता? कर्मचारी। तो हर एक विभाग में क्या होता है? एक विशेषज्ञ होता है, ये इसकी विशेषता है। विशेषज्ञ आदेश और निर्देश देते हैं। जो विशेषज्ञ होते हैं उनका काम क्या है? यहाँ पे आदेश देना, निर्देश देना। आदेश देना इनका काम होता है और उसके हिसाब से कर्मचारी वहाँ पर काम करते हैं। प्रत्येक निर्णय के पूर्व विशेषज्ञ की सलाह ली जाती है। कर्मचारी को अगर कोई भी निर्णय लेना है तो पहले विशेषज्ञ से पूछेगा कि मैं ऐसा काम करूं कि नहीं। जब विशेषज्ञ सलाह देगा हाँ ठीक है ऐसा कर लो, तब वो करेगा, अन्यथा अपने मन से कोई भी काम नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? वहाँ पर काम करने वाला कर्मचारी। बात समझ में आ गया। प्रत्येक कार्य क्षेत्र को बांट दिया जाता है। हर क्षेत्र में एक विशेषज्ञ होता है। विशेषज्ञ का काम है आदेश और निर्देश देना। कोई भी कर्मचारी अपने मन से कोई भी निर्णय नहीं लेगा। निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ से पूछेगा और विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार ही काम करेगा। कौन करेगा काम? वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी। फिर देखेंगे यहाँ पर अपन प्रत्येक विशेषज्ञ का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। जितने भी कार्य क्षेत्र है, जितना विभाग है, प्रत्येक विभाग में एक विशेषज्ञ है और वो अपने विभाग को ही देखेगा। दूसरे विभाग में क्या हो रहा है उससे उसका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं रहता। समझ में आया? जितना विभाग उतने विशेषज्ञ, और जिस विभाग में जो विशेषज्ञ है वह केवल अपने विभाग को ही देखेगा। दूसरे विभाग से उसका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं रहता है। अपने विभाग पर ही पूरी नियंत्रण बनाकर रखेगा। कौन रखेगा? वह विशेषज्ञ। जितने विभाग होते हैं इसके अंतर्गत, पूरे विभाग में जो भी कार्य होता है उस कार्य के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार भी होता है। कौन जिम्मेदार होता है? विशेषज्ञ जिम्मेदार होता है।
क्यों? क्योंकि उसके निगरानी में काम हो रहा है। अगर किसी प्रकार से भी कर्मचारी ने गलती काम किया, उत्पादन में कोई खराबी हुई, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन माना जाएगा? विशेषज्ञ, क्योंकि वो उनका मार्गदर्शन कर रहा था और निर्णय लेना, आदेश देने की सारी जवाबदारी उसी के ऊपर थी। कर्मचारी अपने मन से कोई निर्णय ले ही नहीं रहा था, तो ऐसी दशा में उसका जवाबदारी किसके ऊपर बनता है? उस विशेषज्ञ के ऊपर। और फिर जो भी कार्यवाही होगा उस विशेषज्ञ के ऊपर ही कार्यवाही होगा। ठीक है, देखिए आगे। इसमें जो है अधिकार का अंतरण, अगला नंबर, ऊपर से नीचे की ओर होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बताया था, विकेंद्रीकरण। क्या बोलते हैं उसको अपन? विकेंद्रीकरण। इसमें अधिकार यानी आदेश ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है और निवेदन नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। इसलिए कहा गया कि इसमें अधिकार हमेशा ऊपर से नीचे और निवेदन हमेशा नीचे की से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, आगे बस में सबको यहाँ तक। चलिए इसी में देखते हैं अपन क्रियात्मक संगठन के लाभ। क्या लाभ होते हैं इससे? विशेषता सबको समझ में आ चुका है। अब अपन को यहाँ पर क्रियात्मक संगठन के लाभ को देखना है। तो क्रियात्मक संगठन का क्या लाभ है? तो सबसे पहला लाभ कहा गया यहाँ पर विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। विशिष्टीकरण क्या है? विशिष्टीकरण एक विशेष योग्यता। जब कोई व्यक्ति किसी एक ही काम को बार बार करता है तो उसमें एक विशेष योग्यता आ जाती है। और विशेष योग्यता आने के बाद जहाँ पहले उस कार्य को करने में वह 1 घंटा का समय लेता था, अब वो विशेष योग्यता के कारण 1 घंटे से पहले ही उस कार्य को संपन्न कर लेता है। तो प्रत्येक विभाग में हर व्यक्ति को कार्य सौंप दिया गया है। हर व्यक्ति अपने रोज आते हैं और अपने कार्य को करते हैं, तो अपने एक ही काम को करने के कारण बार बार उसमें एक विशेष योग्यता आ जाती है और विशेष योग्यता आने के कारण वह अपने कार्य को तेज़ी से, गति से करता है और वहाँ कोई रुकावट भी नहीं होती है और उसके उत्पादन में कोई खराबी भी वहाँ पर नहीं होता है। ये किसका लाभ हुआ है? एक विशिष्टीकरण। और समझ गया? तो कहा गया यहाँ पर एक विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। व्यक्ति में एक विशेष योग्यता आ जाती है एक ही कार्य को बार बार करने के कारण। दूसरा लाभ होता है यहाँ पर विशेषज्ञ आते हैं। हर विभाग में एक विशेषज्ञ होता है, तो विशेषज्ञों के नियुक्ति से शोध अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है। हर विभाग में एक विशेषज्ञ है तो वहाँ पर योजना बनाता है कि और कौन से नियम से मैं कार्य करवाऊँ इन कर्मचारियों से कि और उत्पादन की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए और उसमें क्वालिटी आ जाए। तो उसके बारे में सोचता है, अपना दिमाग लगाता है, शोध करता है और अनुसंधान शोध करने के बाद उसके बारे में प्रबंधक को बताता है कि अगर इस योजना से हम कार्य करवाएं अपने कर्मचारियों से या इस मशीन में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए तो हमारे उत्पादन की मात्रा जो है और बढ़ सकती है। योजना बनाने के बाद प्रबंधक को बताएगा, प्रबंधक उसकी योजना को सुनेगा, सुनने के बाद उस पर विचार करेगा और उसको लगता है कि नहीं, हाँ वाकई में ये अनुसंधान जो किया गया है यहाँ पर ये ठीक है, अगर मशीन चेंज कर देते हैं तो उत्पादन की मात्रा बढ़ जाएगी या इस नियम का पालन करेंगे तो उत्पादन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो उस विशेषज्ञ के बताए गए सलाह को मानेगा और उसके हिसाब से फिर उत्पादन करवाना शुरू करेगा। तो प्रत्येक विभाग में शोध अनुसंधान होने के कारण संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में और लाभ होने की संभावना यहाँ पर होती है। इसमें तो क्रियात्मक संगठन में, क्योंकि प्रत्येक विभाग में एक विशेषज्ञ होता है, तो विशेषज्ञ का काम है काम करवाना और समय समय पर अपने कर्मचारियों के लिए और संस्था के लाभ के हित को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान करना, उस अनुसंधान से प्रबंधक को अवगत कराना और फिर प्रबंधक जब वहाँ से आदेश जारी करे तो उसके आदेशानुसार उस नए नियम के माध्यम से कार्य करवाना ताकि संस्था को भी लाभ मिले, कर्मचारियों को भी लाभ मिले और उपभोक्ताओं को भी अधिक से अधिक मात्रा में लाभ मिले। तो कहा गया यहाँ पर
इस क्रियात्मक संगठन के कारण शोध अनुसंधान को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है, क्योंकि विशेषज्ञ यहाँ पर होते हैं। ठीक है, इसमें नायक का काम निश्चित होता है। जो नायक है यहाँ पर लीडर, उसका कार्य निश्चित है कि मुझे यही काम करवाना है। जैसे जीर्णोद्वार नायक यानी मरम्मत के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, उसका काम है कर्मचारियों के जाने के बाद मशीन की देखभाल करवाना। तो जीर्णोद्वार नायक के नीचे जो भी व्यक्ति होगा, उसको जीर्णोद्वार नायक आदेश देगा कि सभी मशीनों को देखो, कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है, तेल पानी की व्यवस्था कर दो, ताकि कोई पुर्जा खराब है तो उसको भी ठीक कर दो, ताकि कल जब कर्मचारी यहाँ पर काम करने के लिए आएगा तो मशीन उसे चालू अवस्था में मिले। तो उसका काम तो डेली वही काम करवाता है वो। जैसे ही कर्मचारी वहाँ से जाते हैं, जीर्णोद्वार नायक अपना काम करता है, मशीन की साफ सफाई करवाता है। ऐसे और भी कई नायक होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे आगे। तो कुल मिलाकर हर एक विभाग में जो लीडर होता है वह अपने अधिकारियों कर्मचारियों पर नियंत्रण बना के रखता है, और उसका कार्य क्षेत्र भी कैसा होता है, सीमित, मतलब अपने विभाग को ही देखना है, जो काम सौंपा गया है उसी को देखना है, किसी दूसरे कार्य से उसे कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होता। कौन? विशेषज्ञ। तो इसलिए कहा गया यहाँ पर विशेषज्ञ का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, और सीमित होने के कारण वह पूरे ईमानदारी के साथ अपने विभाग पर नियंत्रण बनाकर रखता है। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ट्रेन होती है, ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, तो वहाँ पे जीर्णोद्वार नायक होता है, मरम्मत नायक, वो अपने अधिक कर्मचारियों के माध्यम से, वो लीडर है, तो अपने कर्मचारियों के माध्यम से पूरी ट्रेन की जांच करवाता है। ब्रेक देखता है सही है कि नहीं, उसमें हवा पानी सही है कि नहीं, सब चेक करने के बाद फिर जो है वहाँ से साफ़ सफाई करवाने के बाद फिर वह एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए रवाना होती है। ऐसा नहीं कि आई और तुरंत चले गई, तुरंत कभी नहीं जाती, उसका मरम्मत होगा, देखभाल होगा, है ना, सब कुछ देखने के बाद हाँ ये ठीक ठाक है, कोई ख़राबी है तो उसको रिपेयरिंग कर दिया जाएगा तुरंत, और फिर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए भेजा जाता है। ये काम कौन करवाता है? लीडर। तो इसलिए लीडर, हर एक लीडर का काम है। इलेक्ट्रिकल वाले का बिजली देखेगा, मरम्मत वाला मरम्मत का काम देखेगा। तो ये सब कार्य क्या कर दिया गया है, यहाँ पर बांट दिया गया है। तो ठीक वही काम होता है यहाँ पर। नायक का काम निश्चित होता है, जिसके कारण वह अपने कार्य क्षेत्र में लगा रहता है, ईमानदारी के साथ अपने कार्य को पूरा करता है, और समय पर हमको पूरे कार्य की प्राप्ति वहाँ पर हो जाती है। कार्य में किसी प्रकार से भी कोई त्रुटि वहाँ पर नहीं होती। कार्य में किसी प्रकार से भी कोई त्रुटि वहाँ पर नहीं होती है, इस बात का ध्यान हमको रखना है। अगला, इसमें सहयोग की भावना पाई जाती है। सहयोग, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। 10 साइकिल बनवाना है, 10 पुर्जे बन रहे हैं, तो सभी जब मिलकर ईमानदारी से काम करेंगे तो 10 पुर्जे बनेगा, और 10 पुर्जे के माध्यम से 10 साइकिल को खड़ा किया जाए। अगर मान लो सहयोग की भावना नहीं होती तो एक 5 बनाता, एक 2 बनाता, एक 3 बनाता, कितनी साइकिल बनेगी? तो उस दिन 10 साइकिल का निर्माण नहीं हो पाता और हमको हानि का सामना करना पड़ता। तो कहा जाता है कि इसमें जो है सहयोग की भावना पाई जाती है। जैसे आप लोग यहाँ पढ़ते हो ना, 5 विषय होता है, 5 पीरियड लगते हैं अपने, पांचों विषय के शिक्षक अगर सहयोग की भावना ना हो, इंग्लिश वाले ने अपना कोर्स करा दिया, हिंदी वाले ने अपना कोर्स करा दिया, इकोनॉमिक्स वाले ने अपना कोर्स करा दिया, अकाउंट और बैंकिंग का कोर्स नहीं हुआ, सफलता मिलेगी? 3 विषय का अध्ययन तो कर लोगे, लेकिन 2 विषय का अध्ययन यहाँ पर नहीं हुआ, कोर्स ही नहीं हो पाया, और परीक्षा में बैठने के लिए जाओगे तो वहाँ पर फेल हो जाओगे। लाभ की प्राप्ति नहीं हुई, हानि की प्राप्ति का या हानि का हमको सामना करना पड़ रहा है। कारण क्योंकि हमारे टीम में सहयोग की भावना नहीं थी, ईमानदारी से काम नहीं किए, इसलिए हमको यहाँ पर हानि का सामना करना पड़ा। इसलिए हर विभाग में सहयोग होता है, पूरे विषय का आपका कोर्स समय पर कंप्लीट होता है, सब मिलकर एक साथ आपका रिवीजन करवाते हैं, तब जाकर आप सब सहयोग हम लोग करते हैं यहाँ पर, तब जाकर आपका रिजल्ट बनता है और अच्छे नंबर से पास होते हैं। तो ये हमारा विभाग है, हमारा सहयोग है। ठीक वही सहयोग कहाँ पे होता है? कंपनी में। वहाँ भी सहयोग होना आवश्यक है, सहयोग नहीं रहेगा तो हमको लाभ की प्राप्ति
नहीं होती है, तो कहा गया यहाँ पर क्रियात्मक संगठन में पूर्ण रूप से सहयोग की भावना होती है। यह प्रणाली लोचपूर्ण है। लोचपूर्ण मतलब आवश्यकता अनुसार अधिकारियों की संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कंपनी अगर मान लो उत्पादन कम हो गया तो विभाग कम कर दिए जाएंगे, अधिकारी कम कर दिए जाएंगे। उत्पादन बढ़ गया, विभाग बढ़ा दिए जाएंगे, अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, विशेषज्ञों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, और इस प्रकार से विशेषज्ञ अधिकारी बढ़ने के कारण और उत्पादन की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कहा गया ये विभाग कैसा होता है, लोचपूर्ण। ठीक।